हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल इंग्लिश डिस्कवरी बाय गरिमा में। आज हम सीखने वाले हैं ईदर, नीदर, ईदर और नीदर नॉर के बारे में। इनका यूज कैसे करना है, इनका मीनिंग क्या है, इनसे रिलेटेड ग्रामर रूल्स क्या है, आज पूरा डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ईदर के बारे में। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक। मतलब अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं या दो ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी एक को जब आप रेफर कर रहे हो तो आपको यूज करना है ईदर। मतलब कहीं पे भी कोई सेंटेंस देखें या बोलें या सुने जहां पर ईदर यूज आ रहा हो, ओनली ईदर, तो आप समझ जाइएगा वहां पे बात हो रही है दो में से कोई भी एक ऑप्शन या चॉइस के बारे में। सेंटेंसेस के थ्रू देख लेते हैं। मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि लाल कमीज लेनी चाहिए या नीली। मैं दोनों में से कोई भी ले लूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं? दो, लाल कमीज, नीली कमीज। कोई भी ले लूंगा। तो अगर सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए ईदर का यूज करना है। हम बोलेंगे आई कैन नॉट डिसाइड वेदर टू बाय द रेड शर्ट और द ब्लू वन। आई टेक ईदर। मैं कोई भी ले लूंगा, मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे यही लेनी पड़ेगी, एक ही लेनी पड़ेगी, चूज करना पड़ेगा, मैं कोई भी ले लूंगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हें चाय पीनी है या कॉफी? तुम दोनों में से कोई भी चुन सकते हो। डू यू वॉन्ट टी और कॉफी? यू कैन चूज ईदर। देखिए इसमें भी कोई भी वर्ड आया है, दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी चुनने का ऑप्शन है, हमने यूज कर लिया ईदर। ईदर वन डिजर्व्स टू विन। देखिए ईदर वर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम इसे एंड में ही यूज करेंगे, इसीलिए एक ये डिफरेंट सेंटेंस मैंने यहाँ यूज किया और ईदर के साथ वन लगाया, कोई भी एक। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं ईदर वन डिजर्व्स टू विन, यानी दो पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों इक्वली स्किलफुल हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड हैं और कोई भी जीत सकता है, मतलब दोनों ही जीतने लायक हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि पर्सन ए ही जीतेगा या पर्सन बी ही जीतेगा, हम कह रहे हैं कोई भी जीत जाएगा। उस केस में भी हमने ईदर का यूज किया, ईदर वन। ईदर वन मतलब कोई भी एक जीतने लायक है। अब एक सेंटेंस देखते हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है। नहीं है वर्ड यूज आया है इसमें, तो क्या हम इसमें ईदर वर्ड का यूज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में भी वर्ड का यूज आए और वो नेगेटिविटी वाला सेंस दे तो भी हम ईदर का यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी दो ही चॉइस है, कोई ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, और वो जो पर्सन है जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मुझे ऑप्शन ए भी पसंद नहीं, ऑप्शन बी भी पसंद नहीं, तो ईदर का यूज तो बनता ही है। तो इस टाइप के सेंटेंस में ईदर का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है? आई डोंट लाइक दिस वन एंड आई डोंट लाइक दैट वन ईदर। आपने ईदर का यूज सबसे एंड में किया, तो ईदर वर्ड शुरुआत में, बीच में, एंड में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई भी का सेंस आए, भी का सेंस आए और दो ऑप्शंस हो तो उसका यूज करना है। एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दोनों में से कोई भी विकल्प स्वीकार्य है। कोई दो ऑप्शंस हैं और उसमें से कोई भी विकल्प मुझे एक्सेप्टेड है, तो आप कैसे लिख रहे हैं? ईदर ऑफ द ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल। ईदर के साथ ऑफ लगा दिया, ईदर ऑफ द ऑप्शंस। तो इस तरीके से ईदर का यूज कर सकते हैं हम जब वो सिंगल होता है। जब सिंगल ईदर होगा उसका मतलब होगा कोई भी, दोनों में से कोई भी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ईदर के साथ और वर्ड को जोड़ दिया जाता है तो उसे कैसे यूज करते हैं और उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है। ईदर और जब ईदर के साथ और वर्ड को जोड़ दिया जाए मतलब उसके साथ यूज किया जाए पैर के जैसे, तो उसका मतलब हो जाता है या तो, या तो ये, या तो वो।
मतलब ऑप्शंस तो अभी भी आपके पास दो ही हैं, जैसा ईदर के केस में था। अब हमें याद कैसे रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपली अपने माइंड में एक बात बिठा लेनी है कि ईदर दिस और दैट। मतलब अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं तो दोनों ऑप्शंस आप चूज नहीं कर सकते। आप या तो ये ऑप्शन चूज करेंगे या वो ऑप्शंस चूज करेंगे, या तो ये या वो, ईदर दिस और दैट। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये यही इंडिकेट करता है कि दोनों ऑप्शंस सही नहीं है, दोनों ऑप्शंस चूज नहीं किए जा सकते, एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ईदर में क्या था, दोनों में से कोई भी, ये फ्रीडम था आपके पास। ठीक है, तो इसमें हम दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं ईदर और से, जो कि डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन है या एक चॉइस है जिसमें कह रहे हैं यू कैन हैव केक फॉर डेजर्ट। ठीक है, फिर सेकंड चॉइस है यू कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। मतलब आप मीठे के तौर पे एक तो केक खा सकते हैं और आइसक्रीम खा सकते हैं, ये दो ऑप्शंस हैं। अब आप इसमें बोलने के लिए आप ईदर और का यूज करना है। कैसे इनको कनेक्ट करेंगे, कहाँ ईदर लगाएंगे कहाँ और लगाएंगे, वो हम देखते हैं। हम कंबाइन करके बोलेंगे यू कैन हैव ईदर केक और आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। अब इसमें क्या हो गया, हमें जहां दो सेंटेंसेस बोलने पड़ रहे थे, अब हमने कंबाइन करके एक सेंटेंस करके बोल लिया, हमारे लिए इजी हो गया। कैसे जोड़ा, ईदर और के साथ। अब आप यहाँ पे सोचिए कि हमने ईदर को यू कैन हैव के बाद ही क्यों लिखा और को बाद में क्यों लिखा। इसका रीजन है और इसकी सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक है, जब भी आपके पास दो ऑप्शंस हों और उनको आपको ईदर और के साथ कनेक्ट करना हो, तो जो दोनों सेंटेंसेस का कॉमन पार्ट है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शंस का कॉमन पार्ट था यू कैन हैव, तो मैंने यू कैन हैव को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपका फर्स्ट सेंटेंस जो शुरुआत हो रही है वो है केक फॉर डेजर्ट, उससे जस्ट पहले आप लगा दीजिए ईदर। और सेकंड सेंटेंस की शुरुआत है आइसक्रीम फॉर डेजर्ट, उसके जस्ट पहले लगा दीजिए और। तो कॉमन पार्ट को पहले लिख दीजिए, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस से बिल्कुल पहले ईदर और सेकंड सेंटेंस के जस्ट पहले और। यू कैन हैव ईदर केक और आइसक्रीम फॉर डेजर्ट। इस तरीके से आप ईदर और वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें ऑप्शन 1 है यू कैन स्टडी फॉर द एग्जाम, यू कैन गो टू द पार्टी टुनाइट। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं या आज की रात पार्टी जा सकते हैं। तो अब आपको अगर इसको एक ही सेंटेंस बना के कहना है तो हम ये बोलेंगे, तुम या तो परीक्षा के लिए पढ़ाई कर सकते हो या आज रात पार्टी में जा सकते हो। क्या बोलना है, ईदर और के साथ बोलना है। कैसे बोलेंगे, कॉमन पार्ट हो गया यू कैन, पहले यू कैन लिख देंगे, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के इमीडिएटली पहले लगाएंगे ईदर। यू कैन ईदर स्टडी फॉर द एग्जाम और गो टू द पार्टी टुनाइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कॉमन पार्ट को एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद ईदर लगाइए और फर्स्ट सेंटेंस को लिख दीजिए, उसके बाद और लगाइए और सेकंड सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए। एक और सेंटेंस देखिए, ही इज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, ही इज डेलिबरेटली इग्नोरिंग इट। ये दो सेंटेंसेस हो गए। कंबाइन करके बोलेंगे वह या तो स्थिति से अनजान है या जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहा है। कनेक्ट करने के लिए ईदर और के साथ बोलेंगे, कॉमन पार्ट लिख दीजिए ही इज, उसके बाद बोलिए ईदर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन और डेलिबरेटली इग्नोरिंग इट। अभी तक हमने जो भी सेंटेंसेस या ऑप्शंस देखे उसमें कॉमन पार्ट था, दोनों ऑप्शंस में कोई ना कोई पार्ट कॉमन था। अब हम ऐसे सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, जैसे कि ये यहाँ पे चॉइस 1 है यू अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर, या तो तुम अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करो, माफी मांगो। सेकंड चॉइस है आई विल नॉट स्पीक टू यू अगेन, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मतलब या तो तुम अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग लो या फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा।
ये हमें सेंटेंस कॉम्बिनेशन के साथ बनाना है। तो आप सोचेंगे कि कैसे बनाना है? देखिए इसमें कॉमन पार्ट नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से कर देंगे? ईदर से ही स्टार्ट हो जाएगा। या तो आप अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे या मैं आपसे दोबारा बात नहीं करूंगा। स्टार्ट कर देंगे ईदर से। ईदर यू अपोलोजाइज फॉर योर बिहेवियर और आई विल नॉट स्पीक टू यू अगेन। क्लियर है? अगर कॉमन पार्ट होता तो हम पहले कॉमन पार्ट लिखते, फिर ईदर लगाते, उसके बाद सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिखते, उसके बाद और लगाते और सेकंड सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट लिख देते। अब आपके लिए क्विज है जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देके बताना है। चॉइस 1 है सिट क्वाइटली, चॉइस 2 है गो अवे। इसको आपको बताना है कंबाइन करके, ईदर और के साथ कैसे कंबाइन करेंगे और क्या लिखेंगे। एक और चॉइस है आपके पास, यू कैन जॉइन अस फॉर डिनर एट द रेस्टोरेंट, यू कैन कम ओवर टू योर आर प्लेस फॉर अ होम मेड मील। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं या दोनों क्वेश्चंस जो हैं, आप ईदर और से कनेक्ट करिए और मुझे बताइए कि कैसे इनको सॉल्यूशन निकलेगा। फ्रेंड्स इस सेंटेंस को देखिए, अभी ही हमने ईदर और क्या कॉम्बिनेशन के बारे में समझा है। बट अगर इस तरीके का सेंटेंस आप कहीं देखें या आपके कोई एग्जाम्स के अंदर आ जाए या आपको बोलना हो और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। उसके लिए आपको रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। वही रूल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी है। जैसे यहाँ सेंटेंस है ईदर ऑफ द मूवीज ब्लैंक वर्थ वॉचिंग, और ऑप्शंस हैं वर्ब के इज, एम और आर। आप क्या लगाएंगे? देखिए जब यहाँ पर ईदर ऑफ द मूवीज का यूज हुआ है, मतलब हम कह रहे हैं कि कोई भी मूवी, इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी मूवी। जब हमने ईदर का मीनिंग समझा था तो हमने समझ लिया था कि कोई भी सेंस कहना हो तो उसमें ईदर का यूज होता है। हम यही बता रहे हैं कि कोई भी मूवी देख लो, देखने लायक है। तो कोई भी मूवी सिंगुलर हम सेंस में बात कर रहे हैं कि कोई भी एक मूवी देख लो या कोई भी मूवी देख लो, देखने लायक है। तो सिंगुलर को ये डिनोट करता है ईदर ऑफ द मूवीज, हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? एम तो आई के साथ यूज हो जाता है। आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता। बचा क्या? इज। तो ईदर ऑफ द मूवीज इज वर्थ वॉचिंग। तो जब भी हमें याद रखना है कि जब भी ईदर ऑफ द मूवीज, ईदर ऑफ द ऑप्शंस, इस तरीके के सेंटेंस आए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। उसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, जो कि इस सेंस में इज है। अगर हैज और हैव होता तो हम हैज लगाते, वॉज या वर होता तो वॉज लगाते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर तो इज वर्थ वॉचिंग हो जाएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ईदर ऑफ द रिपोर्टर्स, यानी सारे रिपोर्टर्स में से कोई भी, सिंगुलर सेंस में है कि कोई भी रिपोर्टर इन द कोर्ट रूम एट ऑल टाइम्स। यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंस आया है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? इज ही लिखेंगे। एम तो आई के साथ आता है, आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी नहीं आता। हम लिख देंगे ईदर ऑफ द रिपोर्टर्स इज इन द कोर्ट रूम एट ऑल टाइम्स। अब देखते हैं, ये तो ईदर का यूज हो गया। अब अगर हमें ईदर और के पेयर वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमें क्या याद रखना है? आप क्या याद रखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस ईदर और के साथ है, जैसे ये है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल, इज एम आर ऑप्शंस में है। आपको क्या लगाना है? आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी ब्लैंक आपको भरना है, जहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, उसके इमीडिएटली पहले वाला सब्जेक्ट्स को आप देख लीजिए। नियरेस्ट सब्जेक्ट टू द हेल्पिंग वर्ब क्या है वो? यहाँ पे इस केस में है द स्टूडेंट्स। अब द स्टूडेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल है? बहुवचन है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की बात की जा रही है। बहुवचन के साथ बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि है आर। इज सिंगुलर के साथ होता है, एम आई के साथ लगता है, तो आर लगाएंगे ऑब्वियसली। सो आंसर हो जाएगा ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं।
either the cat or the dogs blank in the backyard every morning. इसमें क्या यूज करना चाहिए, प्ले या प्लेस, कैसे जानेंगे? सिंपल सा मेथड है, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वर्ब हमें फिलअप करनी है उसके बिल्कुल क्लोज वाला सब्जेक्ट देख लीजिए। इस केस में वो सब्जेक्ट है द डॉग्स, बिल्कुल नियरेस्ट सब्जेक्ट है द डॉग्स। क्या है ये, सिंगुलर है या प्लूरल? ऑब्वियसली प्लूरल है क्योंकि बहुत सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल वर्ब होगी प्ले, ना कि प्लेज। तो आंसर हो जाएगा ईदर द कैट और द डॉग्स प्ले इन द बैकग्राउंड या बैकयार्ड एवरी मॉर्निंग। प्ले का यूज हो गया क्योंकि प्लूरल है द डॉग्स और उसके साथ प्लूरल ही वर्ब का यूज करना है। एक और सेंटेंस दिखाती हूँ, थोड़ा सा मैंने उसे ट्विस्ट किया है। अब यहाँ पे क्या है, either the cats or the dog blank in the backyard every morning। मैंने जैसा बताया either और का कॉम्बिनेशन में जो फिलअप करनी है वर्ब, उसके बिल्कुल क्लोज वाला सब्जेक्ट देखिए। इस केस में क्या है वो, द डॉग। क्या है वो, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। क्या होगी सिंगुलर वर्ब, प्ले या प्लेस? ऑब्वियसली प्लेज। तो आंसर हो जाएगा either the cats or the dog plays in the backyard every morning। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी ईदर और का कॉम्बिनेशन चूज करना है तो वर्ब के इमीडिएटली क्लोज वाला सब्जेक्ट देख लीजिए। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लीजिए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल है। अब देख लेते हैं नीदर के बारे में। ईदर का मतलब था दोनों में से कोई भी, नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं या कोई भी नहीं। जो भी ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं उसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो नीदर का यूज नेगेटिव प्रेफरेंस या चॉइस को दिखाने के लिए होता है जब आपके पास दो ऑप्शंस हो। जैसे मुझे कहना है कि मुझे कोई भी विकल्प पसंद नहीं, मतलब ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है, दोनों में से कोई भी पसंद नहीं, तो मैं नीदर का यूज करूंगी। कैसे करूंगी, आई लाइक नीदर ऑप्शन, मुझे कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं। फिर है किसी भी किताब में वो जानकारी नहीं जो मुझे चाहिए। फिर से वही किसी भी और नहीं, कॉम्बिनेशन आ गया, कोई भी नहीं जैसा ही है। तो कैसे बताना है, नीदर ऑफ द बुक्स हैज द इंफॉर्मेशन आई नीड। बुक्स जो भी अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी किताब में वो इंफॉर्मेशन नहीं जो मुझे चाहिए, ठीक है, वही बताया। फिर अगर जैसे बोलना है मैं फिल्म नहीं देख रहा, कोई पर्सन कह रहा है आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म नहीं देख रहा। दूसरा पर्सन भी कहना चाहता है कि मैं भी नहीं देख रहा, तो वो जो सेंस आएगा उसमें भी हम नीदर का यूज कर सकते हैं। उसमें हम कहेंगे नीदर एम आई, तुम नहीं देख रहे मैं भी नहीं देख रहा, नीदर एम आई। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को या इस वर्ड को यूज करना है। अब देख लेते हैं, जैसे किसी ने पूछा डू यू वांट टी और कॉफी, उन्होंने हमसे पूछा क्या तुम्हें चाय या फिर कॉफी पसंद है। हम कहना चाहते हैं मेरे को दोनों ही पसंद नहीं, कोई भी पसंद नहीं, तो क्या बोलेंगे, नीदर, थैंक यू, इतना सा कहना इनफ है। नीदर का मतलब कोई भी नहीं पसंद, कुछ भी नहीं पसंद, ना तो टी ना कॉफी। अब अगर नीदर के साथ नॉर को लगा दिया जाए, इन जोड़े को यूज किया जाए, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग बन जाता है ना तो ना ही। याद करने के लिए हम सोच के रखेंगे या मेमोराइज कर लेंगे, नीदर दिस नोर दैट, मतलब ना तो ये ना ही वो। यानी दो ऑप्शन है तो हम उसमें से कह रहे हैं कि ऑप्शन ए भी नहीं ऑप्शन बी भी नहीं। थोड़े से सेंटेंसेस देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। चॉइस वन है ही डज नॉट ईट मीट, वो मीट नहीं खाता। दूसरा ऑप्शन है ही डज नॉट ईट फिश, वो फिश नहीं खाता। अगर हमें नीदर और नॉर के साथ लिखना है तो हम बोलेंगे ना तो वो मीट खाता है ना ही फिश खाता है, तो हम लिखेंगे ही ईट्स नीदर मीट नॉर फिश। देखिए यहाँ पे डज नॉट को हमने नीदर में चेंज कर दिया, मतलब जो नेगेटिविटी थी सेंटेंस की उसको नीदर और नॉर में समेट लिया। ही ईट्स नीदर मीट नॉर फिश। फिर है द कैट इज नॉट अलाउड ऑन द बेड, मतलब कैट हमारे बेड पे अलाउड नहीं है, उसको परमिशन नहीं है आने की। दूसरी चॉइस है द डॉग इज नॉट अलाउड ऑन द बेड।
अब हमें कहना है ना तो कैट अलाउड है ना डॉग अलाउड है, तो हम क्या लिखेंगे? नीदर द कैट नॉर द डॉग इज अलाउड ऑन द बेड। देखिए यहाँ पर मैंने नीदर द कैट नॉर द डॉग के बाद इज का यूज किया। अभी ही मैंने आपको रूल्स में क्लियरली समझाया था, जो रूल्स ईदर और के ऊपर एप्लीकेबल हैं, सेम रूल्स नीदर और नीदर नॉर पे भी एप्लीकेबल हैं। तो वर्ब जो है, इज का नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द डॉग। और डॉग क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ इज का यूज किया है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे। आई एम श्योर कि अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे ईदर, नीदर, ईदर और नीदर नॉर के बारे में। एक लास्ट एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, जिससे नीदर और नॉर का बिल्कुल हमें कंफ्यूजन ना रहे, और हम सारे क्वेश्चंस या जब भी हम कोई बोलें किसी के सामने, या फिर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं और उसमें क्वेश्चन आए, तो हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। दो ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं। सेंटेंस है नीदर द कोचेस नॉर द कैप्टन हैज स्पोकन टू रिपोर्टर्स। इसका दूसरा ऑप्शन है नीदर द कोचेस नॉर द कैप्टन हैव स्पोकन टू रिपोर्टर्स। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ए या बी? मेरी बात आप याद रखिए और ध्यान में लाइए। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या देखेंगे? वर्ब के इमीडिएटली क्लोज वाला जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। इस केस में वो क्या है? द कैप्टन। और द कैप्टन क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? ऑब्वियसली सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे या हैव का? ऑब्वियसली हैज का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, द कैप्टन हैज स्पोकन टू रिपोर्टर्स। एक और सेंटेंस जिसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, सेम सेंटेंसेस हैं, सीक्वेंस चेंज कर दिया है। अब इसमें वर्ब के पास द कोचेज हैं। द कोचेज मतलब ये सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल हुआ। प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं, हैज और हैव में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेंटेंस बी वाला। आंसर हो जाएगा नीदर द कैप्टन नॉर द कोचेज हैव स्पोकन टू रिपोर्टर्स। तो आपने देखा, ईदर और नीदर नॉर के कॉम्बिनेशन के लिए जो रूल फॉलो करने हैं वो इसी तरीके से करने हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए या आपको इन सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में यूज करना हो, इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखिए, कभी भी गलती नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं।